अब हम अपने लेक्चर नंबर 14 में सबक नंबर 6 पंचायत का सफ़ा नंबर 40 पढ़ते हैं। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया, मरने के करीब हो गया। यक्के का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता था, यानी कि जिस में उसको जोता जाता था, लगाया जाता था, बांधा जाता था, वो देखते ही उसका हौसला टूट जाता था। एक एक कदम चलना दूभर था, मुश्किल था। हड्डियां निकल आई थीं, लेकिन असल जानवर मार की ताप ना थी, बर्दाश्त ना थी। एक दिन चौथे खेवे में, यानी कि चौथे फेरे में चक्कर में सेठ जी ने दूना बोझ लादा, दुगना। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे, यानी कि मारने लगे। बैल जिगर तोड़ कर चला, जोर लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर चला। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले, सांस ले। उधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड़े बेदर्दी से लगाए, बहुत बेदर्दी से, जालिमाना अंदाज से मारा। बैल ने एक बार जो जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे। गाड़ी पर लेट गई। वही रात जागने की ठान ली, फैसला कर लिया। और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। अपनी दानिस्त में तो वो जागते ही रहे, मगर जब पो फटी, सुबह की रोशनी नमूदार हुई, उजाला हुआ, चौंकियों और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब, जिसमें पैसे थे। कलेजा सुन से हो गया, यानी कि होश उड़ गए। कमर टटोली, तलाश की, थैली का पता न था। घबरा के इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे, यानी कि रंजो गम से लौटने लगे, रंजो गम से रोने लगे। सुबह को बाहजार खराबी घर पहुंची, बुरी हालत में घर पहुंची। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक दर्दनाक हादसा सुना, खबर सुनी, तो छाती पीट ली, यानी कि सीने के ऊपर हाथ मारे। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। हिफ्ज़े मातकद्दम की सूझी, बचाव करने की सूझी। निगोड़े मनहूस ने ऐसा मनहूस ख़राब बैल दिया कि सारे जन्म की, सारे ज़िंदगी की कमाई लुट गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झलाए हुए कुत्तों की तरह, इनको गुस्से में आए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते, हमला करते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, सारी ज़िंदगी की कमाई खाक हो गई, फ़कीर हो गई। इन्हें दाम की पड़ी है, इन्हें पैसों की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंकती, यानी कि आँख में मिट्टी डाल दी, यानी कि आँखों के आगे हमारे अंधेरा छा गया, या हमें किसी नुकसान जो पहुंचा, तो हमारी आँखों में इन्होंने पट्टी बांध दी थी। मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फयाजियाना खुले दिल के फैसले के कदर करने वाले हजरात की भी कमी ना थी, लोगों की कमी ना थी। इस तरह झगड़ा सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। हाथ धो लेना यानी कि पीछे हट जाना, नुकसान उठा लेना। एक बार वो भी बिगड़े, नाराज़ हुए, सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी, यानी कि जोशे जज्बात से भरपूर होके। सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा हुआ, बहस हुई, तकरार हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची, मुजादले की, लड़ाई की, हाथापाई की, जंग की। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए, दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के कई मोअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को गुरों को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर, तसल्ली देकर घर से निकाला और सलाह दी, राय दी, मशवरा दिया कि आपस में सर पठोल लड़ाई मारपीट से काम ना चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो।
पंचायत कर लो, यानी कि फैसला करने वाले बिठा लो, अदालत लगा लो, जो कुछ तय हो जाए इसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली, राज़ी हो गए, फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गौलबंदियाँ शुरू की। गौलबंदियाँ यानी कि ग्रोह बनाने शुरू कर दिए। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिसर ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बनाते हो। अलगू ने मुनकसराना अंदाज में आजिज़ी के साथ जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन लें। यानी कि अब उन्होंने खाला वाला तरीका अपनाया कि उन्होंने भी कहा कि समझू सेठ जिनसे उनकी बैल की लड़ाई हुई थी वही जज मुकर्रर कर लें, पंचायत में वही पंच मुकर्रर कर लें। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क के यानी कि ज़ोरदार आवाज़ में बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया। मुहावरा, खौफ से दिल डर गया, डूब गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन मिसर अलगू के दोस्त थे, तय पर पहुंच गए। बोले, यानी कि वो असल बात तक पहुंच गए थे। बोले, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं है? उज़र, एतराज़। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई उज़र नहीं है, एतराज़ नहीं है, बहाना नहीं है। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। ज़ख़म, धोखा, खूब जांच कर इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज़ गोडर शाह बोले, यानी कि अचानक समझू सेठ के एक अजीज़ करीबी रिश्तेदार बोले, समझू भाई, सरपंच किसे बनाते हो? सरपंच किसे बनाते हो? यानी कि जो असल फैसला करने वाला है, पंचों का जो सरदार है। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू, तुम्हें कोई उज़र हो तो बोलो, एतराज़ हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली, बदकिस्मती तक पहुंच गए। हसरतनाक आरजू लिए हुए लहजे में बोले, नहीं, मुझे कोई उज़र नहीं है। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ, अपनी बड़ी शान वाली जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद कुर्सी जगह पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलिक बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए, हरगिज़। हक़ और रास्ती सच्चाई से जो भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन ही में स्याह बना देगा। जो भर टलना यानी कि सिरकना, थोड़ी देर के लिए भी अपनी जिम्मेदारी से हटना, स्याह बना देगा, गुनहगार बना देगा। पंचायत शुरू हुई। फरीकैन ने गुरोहों ने अपने हालात बयान किए, जरा हुई, बहस हुई, शहादतें गुजरी, गवाह बुलाए गए। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की, जोर लगाया। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है, लाजिम है। जिस वक्त बैल इनके घर आया इसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करती। तकाजा ना करते यानी कि इसको दोबारा लेने के लिए कोशिश ना करते। रामधन मिसर ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तावान जुर्माना भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नहीं है। गोडर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। इनका बहुत नुकसान हुआ और अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। जुम्मन बोला, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनस्सिर है। भलमनसी, शराफत, वज़ादारी, मुनस्सिर है, कायम है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाये, बहुत खुश हुए। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और इनके गले लिपट के बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ, पता चला कि पंचायत की मसनद कुर्सी नशिस्त जगह पर बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा
सिवा अलावा इससे कुछ नहीं सूझता दिखाई देता। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। मुरझाया हुआ यानी कि ख़त्म होने के करीब, दरख्त फिर से हरा भरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं, साजिशों की ज़मीन पर नहीं, हक, सच्चाई और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में पहले हैं मुख्तसर जवाब। वो सारे सवालों के जवाब आपकी बुक में मौजूद हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? यानी कि जब वो शेख जुमराती के शागिर्द थे, जानवे अदब उनके सामने तय करके बैठते थे। ये आपने जवाब देना है। शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबा नामने की रजिस्ट्री के बाद खाला से सलूक कैसा था कि रोटियों की मिकदार सालन से कम कर दी थी? वो वाला आपने इसमें आंसर लिखना है। अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? आंसर ये भी आपको आता ही है कि उसे था कि बचपन की दोस्ती है, ये मेरा साथ देगा। अपने हिफाजत में आपने लिखना है। अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया? यानी कि उसने खाला के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था, वो आपने बताना है। अलगू चौधरी का फ़ैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द-ए-अमल क्या था? कि वही कि जो दोस्ती को पहले किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, ये आज जो हुआ है, यानी कि ये आपने सारा बताना है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी जाए। अपने अल्फाज में अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया? कि वो मेले में से लेके आए थे, एक जोड़ा था, एक मर गया था, इसलिए मजबूरन। ये भी अपने अल्फाज में आप लिखेंगे। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से ख़रीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? कि 3-3 4-4 खेवे लगाता था और इतना वज़न डालता था, खाने को नहीं देता था। ये सब कुछ आपने इसमें आंसर लिखना है। अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? बैल का तनाज़ा जो पेश किया था, अपने अल्फाज में लिखना है आपने। शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के उसूलों को कहाँ तक पूरा किया? यानी कि टोटली जो मुख्तसर जवाब हैं, ये इतने भी मुख्तसर नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर कर दें। मुनासिब हद में जिनका आंसर जितना बन रहा है, आपने उतना ही उनका जवाब तहरीर करना है। फिर सवाल नंबर 2 है, सबक को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। यह खाली जगह आपने अपने चैप्टर को पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसके मुताबिक आपने ये खाली जगह फिल करनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 43 है कि सवाल नंबर 3 है, गलत दुरुस्त बयानात पे टिक और क्रॉस के निशान लगाने हैं। ये भी आपको पता है, ये भी आपने सबक को पढ़ के मद्देनज़र रख के करना है। उसके बाद मुदर्जा झैल अल्फाज के मायने लिखने हैं। तमाम अल्फाज मैंने आपको उनके मायने बुक के ऊपर लिखवा दिए, आपने वहाँ से देख के लिखने हैं। मुदर्जा झैल अल्फाज की मोनस लिखनी है। उस्ताद की आपको पता ही है कि उस्तानी, शेख की शेखानी, चौधरी की चौधराइन और सेठ की सेठानी और बैल की गाय। उसके बाद एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करना है। ज़ानुए अदब, वज़ा, तहसील इल्म, फ़िरो गुज़ाश्त, पुरसिश, तस्फ़िया, रसूख़, मंतक, तहकुमाना, मुबाहिसा। इस सबक का खुलासा लिखना है आपने। फिर सवाल नंबर 8, इबारत की तशरीह करें। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है आपने, सियाक़ व सबाक़, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, और उन्होंने आपको पैराग्राफ बताया हुआ दिया हुआ कि भैया जब से तुमने ये, उन्होंने जहाँ से पैराग्राफ दिया है आपने वहाँ से इस पैराग्राफ को लिखना है। लास्ट पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है आपको, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, वो तमाम आपने उसी तरह डॉट में आपने ये लिखना है। फिर सवाल नंबर 9 है कि दर्ज झैल मुहावरों को 2-2 जुमलों में इस्तेमाल करना है। दुरुस्त इस्तेमाल के आगे टिक और गलत के आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है। पहला है सब्ज़ बाग दिखाना। अकरम ने मुझे मुल्तान में अपने सब्ज़ बाग दिखाए। अब आप बताएं कि क्या ये दुरुस्त इसका आंसर है, जबकि मैं आपको इसका मतलब बता चुकी हूँ कि धोखा देना इसका आंसर है। और दूसरा जवाब है सियासी लोग सब्ज़ बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं। अब आपने अपनी सेंस इस्तेमाल करनी है कि पहला ठीक है या दूसरा ठीक है, या आपने खुद बताना है। फिर है ज़ख्म पर नमक छिड़कना। साथ ने मेरे बाजू के ज़ख्म पर नमक छिड़का तो मेरी चीखें निकल गई। यानी कि वो असल में नमक छिड़क रहे हैं, जबकि यहाँ पे है ज़ख्म पे नमक छिड़कना, यानी कि ज़ख्म को फिर से ताज़ा कर देना। आप मेरे ज़ख्म पर नमक छिड़कने की बजाय मेरी मदद करें। फिर है बगलें झाँकना। आंसर मेरे सवाल पर बगलें झाँकने लगा, यानी कि शर्मिंदा होना, कोई हल नज़र ना आना। और दूसरा है किसी की बगलें झाँकना बुरी बात है, यानी कि उन्होंने असल में किसी की तरफ देखने को बयान कर दिया है। तमाम चैप्टर आपने पढ़ लिया। एक्सरसाइज इसकी बहुत तवील है। आपने सवाल नंबर 1 जर्नल पे करना है, सवाल नंबर 2 बुक पे करना है, सवाल नंबर 3 भी बुक पे करना है।
सवाल नंबर 4 आपने जर्नल पे करना है, सवाल नंबर 5 जर्नल पे करना है, सवाल नंबर 6 जर्नल पे करना है, सवाल नंबर 7 और 8 आपने जर्नल पे करना है और सवाल नंबर 9 आपने अपनी बुक के ऊपर करना है। ये था आज आपका चैप्टर तवील तरीन। उम्मीद है कि आपने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्ट लिया होगा और नहायत ही उम्दगी से अब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है और मुझे आपने सेंड करनी है, मैंने चेक करना है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।